नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज आपका 18 जुलाई 2023 और आज जो है आपका सीजीएल का एग्ज़ाम था। आज मैं सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस आपको नहीं करा पाया था क्योंकि मेरे सिस्टर का आज एग्ज़ाम था, तो मैं उन्हें एग्ज़ाम दिलाने ले गया था। और मैंने कल ही ये बात बताया था कि शायद मैं कल सेकेंड शिफ्ट की पेपर का जो एनालिसिस है नहीं करा पाऊँ। तो मैं अभी ये सारे के सारे प्रश्न लेके आए हैं और ये सभी के सभी प्रश्न हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्राइवेट में ओमी जी भेजे हैं। इनका नाम ही ओमी है, ओम प्रकाश होंगे मेरे ख्याल से, है ना। तो और अच्छा है, जिनको एग्जाम देना है विस्तृत रूप से हम आराम से ये वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, जो एक्स्ट्रा फैक्ट और भी ज़्यादा होगा। साथ ही साथ सभी इंपोर्टेंट मतलब ओरिजिनल क्वेश्चन होंगे और टोटल क्वेश्चन है। तो आराम से देखिए, जिनको एग्जाम देना है आगे काम आएगी। ठीक है, जैसे आज आपने देखा कि फर्स्ट शिफ्ट में जो है मेरे ख्याल से 19 क्वेश्चन या 18 क्वेश्चन मेरे द्वारा बताए गए आ गए थे। ठीक है, लेकिन सेकेंड शिफ्ट में जीके ने सीधे पछाड़ दिया। तो भाई एग्जामिनर का भी कुछ कहना नहीं है, तुरंत क्या करते हैं और अगले शिफ्ट में जो है मामला बदल देते हैं। ठीक है, तो फिर भी चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ये सेकेंड शिफ्ट में देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। सीमेंट में सिलिका का कितना प्रतिशत होता है ना। काफी जो है पुराना जो है ये क्वेश्चन है। तो सीमेंट में सिलिका का प्रतिशत जो है स्टैंडर्ड 19 से 21 है, लेकिन 17 से 25 के बीच में भी ऑप्शन रहेगा तो आपका चलेगा। इसके अलावा सीमेंट में कुछ और अवयव प्रतिशत होते हैं, ये मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जैसे चूना सबसे ज्यादा होता है आपका सीमेंट के अंदर 62 से 65%। यूपी का जो चुनार वाला इलाका है ना, वहाँ पे काफी इस सब की जो है आपका पैदावार होता है सीमेंट वगैरह का। वैसे राजस्थान में भी काफी होते हैं सीमेंट, है ना। इसके अलावा सिलिका 1725, एल्यूमिना 3 से 8%, जिप्सम 3 से 4%, लौह अयस्क 3 से 4%, मैग्नीशियम 1 से 3%। तो ये हमारे हैं सीमेंट के कुछ अवयव। लेकिन आपको सभी नहीं याद रखना है, बेसिकली 3 याद रखना है, चूना, सिलिका और एल्यूमिना, है ना। जिप्सम को भी रख सकते हैं तो रख जी, क्योंकि इसका भी थोड़ा तादाद ज्यादा है, 3 से 4% है। तो इतना ही याद रखना है ना। तो ये सीमेंट का है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि जो पोर्टलैंड सीमेंट है सबसे पहले इसका आविष्कार कौन किए। तो भाई जोसेफ आस्पिदिन ने 1824 ईस्वी में किए थे। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा निपुण योजना के अंतर्गत किस क्लास तक के बच्चे को पढ़ाया जाएगा। वहां पे लिखा था कि किस ग्रेड तक के बच्चे को पढ़ाया जाएगा। तो भाई ये जो सुविधा, ये जो योजना है, स्कीम है निपुण वाला, ये ग्रेड 3 तक जो है अप्लाई होगी। इस योजना का क्या लक्ष्य है कि 2026-2027 तक, है ना, तीसरी जमात में पढ़ने वाले बच्चे को लिखना पढ़ना और जो सांख्यिकी समझ है उसको डेवलप करना है। ठीक है, इसके अलावा एक प्रश्न मैं आज फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था भाई, नर्तकी नटराज 5वां पॉइंट है एक्स्ट्रा फैक्ट का। 4 मैंने दिया था वैसे नाम, टी बाला सरस्वती के बाद मैंने नर्तकी नटराज भी लिख दिया था, क्योंकि मुझे पता है कि ट्रांसजेंडर को जो है ज्यादा प्रायोरिटी मिल रही है आजकल, क्योंकि अब तो चुनाव में भी भाग लेने लगे हैं। ठीक है, तो यहां से इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपको देख लेना चाहिए अगर आने वाले समय में आप कोई भी एग्जाम देने वाले हैं तो। नॉट ओनली सीजीएल बट ऑल्सो ऑल एग्जाम, है ना। तो ऐसे भाई समझ रहे हैं। तो यहाँ पे जो नर्तकी नटराज है, इसको किस नृत्य शैली के लिए पद्म श्री 2019 में मिला था, इस प्रकार के प्रश्न आए थे। ठीक है, तो भाई सीधी सीधी बात है कि पूछ रहा है किससे संबंधित है, तो भरतनाट्यम से। नर्तकी नटराज जो है अपने आप में, मैं अपने जैसे में, मतलब मान लीजिए ट्रांसजेंडर, यहाँ पे मैं कह दे रहा हूं लेकिन सही नहीं रहता है, तो ट्रांसजेंडर महिला में सबसे पहले ये अवार्ड जीतने वाली बनी नर्तकी नटराज। ठीक है, और ये जो लक्ष्मी बम पिक्चर आया था ना, तो उन्हीं का जैसे जो है रोल किए उसमें, उस पिक्चर में आपने देखे ही होंगे। इसके अलावा 2011 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला था नर्तकी नटराज को। किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से। अन्य ट्रांसजेंडर महिला जिसे पद्मश्री मिला, ये आपका मंजमा जोगत्ती जी हैं। इन्हें कब मिला भाई? 2021 में मिला था। ठीक बात है भाई, 2021 में ही मिला था। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो अगला है, मंजमा जोगत्ती जो है ये मतलब पिक्चर में भी काम करते हैं, है ना। इसके अलावा हेमीस त्योहार किस धर्म से संबंधित है? तो तिब्बती बुद्ध धर्म से संबंधित है आपका हेमीस त्योहार, है ना। मैंने बताया है कि भाई जम्मू कश्मीर ऑप्शन में नहीं रहे तो तिब्बत, है ना, सॉरी ये अपना लद्दाख। और अगर लद्दाख ही है ऑप्शन में तब तो लद्दाख का प्रॉपर हाईवे है। और लद्दाख जब ऑप्शन में नहीं है तो आपका जो है जम्मू कश्मीर भी इसका आंसर हो सकता है, गुंजाइश हो सकती है हेमीस के लिए। लेकिन तब लद्दाख ऑप्शन में नहीं होना चाहिए, और जब लद्दाख ऑप्शन में है तो लद्दाख इसका प्रॉपर आंसर होगा हेमीस का। हेमीस देखिए त्योहार तो है ये है, साथ ही साथ ये लद्दाख के अंदर सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है, जो इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है ना। और यहाँ का जो मुख्य आकर्षण है ना, हेमीस में क्या पाया जाता है, कितनी बार
ये क्वेश्चन एसएससी ने कर लिया है कि स्नो लियोपर्ड्स हिम तेंदुआ जो है ये कहाँ पे पाया जाता है, तो आप बताएंगे हेमिस नेशनल पार्क, जो कहाँ पे आपका अवस्थित है, तो लद्दाख के अंदर स्थित। लद्दाख में एक और फेमस त्योहार होता है स्पेतनुक गेस्टर, है ना, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, स्पेतनुक गेस्टर को, है ना। इसके अलावा लद्दाख जो है लद्दाख में आप जो है लोसार त्योहार भी मनाते हैं ना, लोसार त्योहार भी मनाते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ये भी बौद्ध धर्म से ही संबंधित है लोसार त्योहार, इसीलिए ये अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश यहाँ भी मनाया जाता है। आपने अरुणाचल प्रदेश में मठ का नाम सुना होगा, तमांग मठ, है ना। इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में कई सारे मठ है ना, और तिब्बत में भी तिब्बत में भी मठ है, और आपका जो है लद्दाख में भी मठ है। तो जहाँ भी बौद्ध धर्म के तादाद रहेंगे यहाँ भी लोसार का त्योहार जो है मनाया जा सकता है। इनके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्के का नाम क्या था, तो भाई अदली था, अदली है ना, अदली था। चांदी के जो सिक्के चलाए मोहम्मद बिन तुगलक, इसका नाम अदली है। और मोहम्मद बिन तुगलक ने सोने का भी सिक्का चलाया जिसका नाम दिनार है। आज दिनार कई सारे जो है इस्लामिक कंट्री है उनका मुद्रा भी है। इनके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक के काल में इब्न बतूता भारत आए, रेहला नामक किताब लिखे, मोरक्को से आए थे। दीवाने कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की है। जोना खान नाम मोहम्मद बिन तुगलक का है। सबसे अधिक पढ़े लिखे शासक मोहम्मद बिन तुगलक हुआ, है ना। तो ये सभी के सभी मोहम्मद बिन तुगलक की विशेषता है। जितना मैंने ये लकीर खींच खींच के बताया, क्योंकि ये एक्स्ट्रा फैक्ट मैं पहले ही आपको दे चुका हूं, और एक ही बात को बार बार लिखूंगा तो आप भी याद नहीं करोगे। इसीलिए जो है कुछ बातें जो है मौखिक रूप से भी सुन के जो है आपको याद दिलाऊंगा, ताकि आप पहले भी पढ़े हो तो आपको रिवीजन हो जाएगा। इसके अलावा इल्तुतमिश ने भी सल्तनत काल में सिक्के चलवाए थे। तो जो चांदी वाला चलवाए थे उसे टका, और जो तांबा वाला चलवाए थे उसे जीतल कहा जाता था। टका आज भी बांग्लादेश का मुद्रा है ना। आज भी जो है बांग्लादेश का करेंसी आपका क्या, टका, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आज के जो सेकेंड शिफ्ट है, वहां थर्ड शिफ्ट है, उसमें पूछा भी गया था कि 3 गो देश दे दिया था और 3 गो इधर भाषा दे दिया था। तो मैं आपको बता रखा हूं कि जो भी पड़ोसी देश है हमारा, उनका भाषा जरूर आपको याद रखना है। इत्तेफाक से मैं बता चुका था। एक श्रीलंका था जिसको आपको सिंहली से मैच करना था, एक आपका भूटान था जिसको जोखंगा से मैच करना था, और एक आपका म्यांमार था जिसको बर्मी से मैच करना था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आज थर्ड शिफ्ट में देखने को मिला था। मैंने थर्ड शिफ्ट वाला तो करवा दिया था भाई, है ना। इसके अलावा अगला प्रश्न जो हमारा पूछा गया है कि नाटू नाटू सॉन्ग को किसने कंपोज किया। भाई नाटू नाटू सॉन्ग समझ रहे हैं ना, ऑस्कर अवार्ड जीत चुका है भाई, ऐसे ही नहीं पूछा है ये, है ना। तो नाटू नाटू सॉन्ग को जो लेखक हैं ये एम किरवानी है। कौन है, एम किरवानी। और एक आपसे ये भी पूछा जाता है, यह दिल है मुश्किल वाला जो गीत है ना, उसको कौन लिखा है, तो भाई प्रीतम, है ना। तो वो भी पूछता है। RRR फिल्म की जो सॉन्ग है ये आपका नाटू नाटू, इन्हें ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे कि इस फिल्म से है, तो RRR से। और जो कौन से सॉन्ग है नाटू नाटू, लेखक कौन है, किरवानी, क्या अवार्ड क्या मिला है, तो ऑस्कर, ठीक है। सबसे पहले इंडिया के लिए ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले जो आदमी हुए थे ये भानु अथैया साहब हुए थे। भानु अथैया कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए इन्हें मिला था, है ना, ऑस्कर अवार्ड, ठीक है। ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत की बात करेंगे तो 1929 में ही होती है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपका अलीरप्पू कौन सा डांस का पार्ट है आपसे पूछ लिया है। अच्छा, इंडिया लेवल पे फिल्म सेक्टर में सबसे बड़ी अवार्ड दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, तो ये बात भी ध्यान रखना। 1969 से स्टार्ट होते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अलीरप्पू कौन सा डांस का पार्ट है, तो अलीरप्पू जो है आपका भरतनाट्यम का प्रथम पार्ट है ना। भरतनाट्यम में जो है ये प्रथम पार्ट में, यानी प्रथम दृश्य में आपको अलीरप्पू दिखाया जाता है। अलीरप्पू जो है आपका साउथ से लिया गया शब्द है, द्रविड़ जो है शैली की शब्द है तमिल भाषा से। इसका अर्थ होता है नर्तकों का खिलना या फिर नर्तकी का खिलना, ठीक है। तो ये जो है आपका इनका अर्थ होता है। इसके अलावा भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है ये तो आपसे छुपा नहीं है, हमसे बेहतर जानते हैं। चलते हैं आगे। राज्य चुनाव आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं। अच्छा मुझे बताइए, राज्य चुनाव आयोग किस किस चीज का चुनाव करवा सकता है, तो आप कहोगे जी सर एक तो पंचायत का और एक आपका नगर पालिका का, है ना। ये चुनाव करवाता है आपका कौन, राज्य चुनाव आयोग। बाद बाकी राज्य के अंदर जो विधानसभा की चुनाव होती है वो कौन करवाते हैं, तो केंद्र चुनाव आयोग या फिर निर्वाचन आयोग ही करवाते हैं। लोकसभा की चुनाव कौन करवाते हैं, तो निर्वाचन आयोग। और राज्यसभा की भी चुनाव कौन करवाते हैं, तो निर्वाचन आयोग, ठीक है। उसके अलावा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की चुनाव भी जो है वही बॉडी करवाते हैं। लेकिन राज्य वाला जो है ना ये पंचायत और नगर पालिका की चुनाव करवाते हैं, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखना है। तो राज्य चुनाव आयोग में जो चीफ जो इलेक्शन कमिश्नर होंगे किसी भी राज्य में, जैसे बिहार में तो बिहार के चुनाव आयोग का जो चीफ होंगे, है ना, उसी प्रकार से केंद्र में तो एक गो है जो राजीव कुमार साहब हैं वर्तमान में, है ना। और प्रथम कौन बने थे, तो सुकुमार सेन, मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है।
तो भाई राज्यपाल करते हैं। मैंने आपको बता रखा है कि पॉलिटी के अंदर अगर आप पोस्टों को रिलेट करना सीख लिए तो बहुत सारे चीजों को आप सीख लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इंडिया में 28 गो राज्य है और ये जो केंद्र शासित प्रदेश है सब मिला के इतना बड़ा गोला, तो बिहार को निकाल दीजिएगा तो ये भी तो छोटकू गोला है। 2 मिनट के लिए भूल जाइए कि बिहार है पूरा इंडिया है या फिर यूपी पूरा इंडिया है ना। तो वही व्यवस्था जो पूरे देश में चल रहा है ये भी यूपी के अंदर भी तो चल रहा है भाई। तो आप पोस्टों को रिलेट करना सीखिए, आपको आधा काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे राज्यपाल नियुक्ति करते हैं। देखिए राज्य के चुनाव के जो आयुक्त होते हैं मुख्य वाला उनका, तो केंद्र में कौन करते होंगे? राष्ट्रपति करते होंगे जी। देखिए यहाँ पे लिखा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं केंद्र में, और राज्य में उसी के समकक्ष कौन हो गए? राष्ट्रपति साहब के समकक्ष तो राज्यपाल। तो राज्य में होता है महान्यायवादी के समकक्ष महाधिवक्ता, है ना। जैसे महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महाधिवक्ता एडवोकेट होता है, एडवोकेट, है ना, एडवोकेट जनरल, ठीक है। तो ये भाई इनकी नियुक्ति करते हैं राज्यपाल और केंद्र वाले के राष्ट्रपति। अब यहाँ के आर्टिकल की चर्च कर ले तो महान्यायवादी की 76 है और महाधिवक्ता की 165 है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। और हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, इनके जजों की जो तबादला होते हैं ये भी राष्ट्रपति ही करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी कर देंगे, राष्ट्रपति साहब ही करते हैं तबादला, ठीक है। लेकिन जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। ये राज्यपाल के परमिशन तो इसमें गारंटेड है कि भाई राज्यपाल की परमिशन लिया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति साहब ही करते हैं। हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनकी भी नियुक्ति, ठीक है। और तबादला हाई कोर्ट के सभी नियुक्त न्यायाधीश का कर सकते हैं राष्ट्रपति। इनके अलावा संघ में कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति साहब। उसी प्रकार से राज्य में कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा? राज्यपाल साहब, ठीक है, ध्यान रहेंगे। इसके अलावा फरवरी 2023 में बहुत सारे स्टेट के राज्यपाल में अदला बदली हुआ। तो आने वाले समय में अगर 2 महीने के बाद कोई एग्जाम है आपका तो समझ लीजिए ये वाला क्वेश्चन एकदम ज्वलंत टॉपिक बनेगा, है ना। ज्वलंत जो मतलब मुद्दा होता है ना, वैसा बनेगा। अगला प्रश्न, वनडे क्रिकेट के एक मैच में बॉलर अधिकतम कितने ओवर तक बॉलिंग कर सकते हैं? देखिए अपने पास 3 फॉर्मेट की क्रिकेट अभी चलती है, T20, ODI और टेस्ट। तो टेस्ट में नो लिमिट है, अभी तक लिमिट सेट नहीं है कि बॉलर कितने ओवर डालेंगे, लेकिन एक डेज की लिमिट है कि 90 ओवर की खेला एक दिन में अधिकतम हो सकती है। T20 में जो बॉलर है वो 4 ओवर बॉलिंग डाल सकते हैं और ODI में जो है 10 ओवर बॉलिंग डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ODI पूछ रखा है तो आपका 10 ओवर आंसर होगा। T20 पूछा होता तो 4 ओवर, और टेस्ट का तो पूछवे नहीं करेगा। T20 में अधिकतम एक बॉलर जो है 4 ओवर, IPL में देखने थे आप 4 ओवर ही फेंकते हैं IPL में भी। इसके अलावा कलिंग युद्ध के बाद किस राजा ने युद्ध करना छोड़ दिया? सब दिन बताते हैं भाई हृदय परिवर्तन हो गए, इतने मारकाट देखे सम्राट अशोक की, बदल गए एकदम, है ना। तो अशोक साहब हो गए। कलिंग युद्ध कब होती है? 261 BC में होती है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने उपगुप्त से जो है धम्म को अपनाया था। धम्म को मतलब बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी उपगुप्त से। किस बौद्ध भिक्षु से? तो उपगुप्त से। भारत में शिलालेखों का विस्तृत परिचलन जो है अशोक के समय से ही हुआ। अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सफलता जो है जेम्स प्रिंसेप को मिला था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अशोक के शिलालेख जो है कई लिपि और कई भाषा में लिखे गए, जिनमें से कुछ प्रमुख है यहाँ पे। अरमाइक, ग्रीक, ब्राह्मणी, खरोष्ठी। अशोक के समय 3rd बौद्ध काउंसिल हुआ था। अशोक ने बौद्ध प्रचार हेतु अपने पुत्र और पुत्री, पुत्र का नाम महिंद्रा, पुत्री का नाम संघमित्रा, इन दोनों को जो है आपका श्रीलंका भेज दिए थे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो आपका संघमित्रा है ना, इनके नाम से एक ट्रेन भी चलती है, संघमित्रा एक्सप्रेस। मैं पटना से इसे पकड़ के एक बार मुगल सराय शायद आया था, एग्जाम था मेरा बनारस में, ठीक है। तो ये भी एक ट्रेन भी चलती है। इसके अलावा बारदोली सत्याग्रह से कौन संबंधित है? आपसे पूछा है। बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है आपका बाल गंगाधर तिलक साहब। कौन? बाल गंगाधर तिलक, है ना। बाल गंगाधर तिलक संबंधित है बारदोली सत्याग्रह से। एक सेकेंड जरा कंफर्म करने दीजिए, कंफ्यूज हो गया मैं। देखिए बताइए बारदोली सत्याग्रह से कौन संबंधित है भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह से, हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा इसका आंसर भाई। गलती प्रिंट कर दिया है इन्होंने, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ये आपका बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है। बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग से जुड़े हैं, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक जो है ये होम रूल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक साहब का
1920 में तो देहांत ही हो जाते हैं, तो ये बारदौली सत्याग्रह से कैसे संबंधित रह सकते हैं भाई, है ना। तो बारदौली सत्याग्रह से सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं, भारत का प्रथम जो है आपका उप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री बने थे। इसके अलावा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी इन्हीं की प्रतिमा है, जो गुजरात के केवड़िया में 182 मीटर ऊंचा, जिनकी सूत्रधार कौन है, राम सुतार है उस प्रतिमा का। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पे ही 31 अक्टूबर को जो है एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। इसको ये कर दिए भैया, यहाँ पे जो ये है ना, जो मिस था ना, उसको मैं सही कर दिया हूँ, है ना। बाल गंगाधर तिलक नहीं है भाई, ये तो 1920 में ही स्वर्ग सिधार हो गए थे। ये तो 1928 में हुई थी ना बारदौली सत्याग्रह। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये जो है तिलक साहब का नारा है। गरम दल के अग्रणी नेता रहे थे तिलक साहब। 1920 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। इत्तेफाक से जिस दिन असहयोग आंदोलन अपने उफान पे आया था, उसी दिन जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। मराठा और केसी नामक पत्रिका का संपादन जो है बाल गंगाधर तिलक साहब ही किए थे। और वो किसके आंसर का क्वेश्चन का जो सरदार वल्लभ भाई पटेल आंसर है, उनके बारे में सारा जानकारी मैंने अभी आपको दे ही दिया है ना। देसी रियासतों को मिलाने का काम भी वल्लभ भाई पटेल ही किए थे, ये बात भी ध्यान रखेंगे। देसी रियासत, आजादी के बाद भी बहुत सारे टुकड़े टुकड़े में जो है अपनी अपनी रियासत चलाया जा रहा था इंडिया के अंदर, वैसे यहाँ पे 500 से अधिक कंट्री हो जाता। ठीक है, अगला प्रश्न, 2024 तक विश्व बैंक ने किसे अपना शैक्षणिक एडवाइजर नियुक्त किया है। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि 2021 में 2024 तक के लिए, है ना, किसे अपना एजुकेशनल एडवाइजर जो है नियुक्त किए हैं विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक ने। तो भाई रंजीत सिंह दिसाले को। किसे? रंजीत सिंह दिसाले। आजकल देखिए जो विश्व बैंक में है, ज्यादातर जो की पोस्ट हैं सभी भारतीय मूल के लोग हैं भाई साहब, है ना। तो देख लीजिए, है ना, यहाँ पे जो भारतीय मूल के अजय सिंह बंगा हैं, ये आपका चीफ बन गए हैं डेविड मालपास के बाद। मुख्य वित्तीय सलाहकार अंशुला कांत जी बन गए हैं, है ना। इसके अलावा विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में। स्थापना कब हुई थी? 1944 में। और आईएमएफ की भी स्थापना 1944 में ही हुई थी, और आईएमएफ का मुख्यालय भी वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक की स्थापना और आईएमएफ की दोनों की स्थापना जो है ब्रेडन वुड्स सम्मेलन के आधार पे हुआ है। स्टैटिक्स पार्ट में ये क्वेश्चन कई दफा आ गया है एग्जाम के अंदर। अगला प्रश्न, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो भाई मानसूनी जलवायु पाई जाती है। यहाँ पे ठंडा, जाड़ा, गर्मी, सर्दी, बरसात सब होते हैं। भारत में अधिकांश पर्णपाती वन पाए जाते हैं। भारत के पास विश्व के कुल भूभाग का 2.4% है। भारत के क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। इससे 6 गो बड़का देश में आपका रसिया है, कनाडा है, चीन है, अमेरिका है, ब्राजील है और ऑस्ट्रेलिया है। ये 7वां हमारा भारत है, और 8वां कौन हो जाएगा? तो अर्जेंटीना हो जाएगा। भारत 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, इसीलिए ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे समय चलता है। और क्यों चलता है? क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर, तो 82.5 में 330 मिनट का अंतर। आज 330 मिनट का मतलब 5.5 घंटा। दोस्तों एक बच्चे ने कमेंट किया है कि सर ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट किस किताब में लिखा हुआ है ना। तो उन्हें कहना है भैया ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट जो है ये मेरे अंदर लिखा हुआ है, और ये बहुत दिन के परिश्रम का फल है। ठीक है, तो एक नाइट में नहीं आएगा कि भाई आज ही हमने देखा आ जाएगा। आप जो है लगातार प्रयासरत रहें, ऐसे ही फ्लो आएगी आपके अंदर भी कि भाई जैसे ही कुछ क्वेश्चन मिला तो आपको तुरंत क्लिक होगा कि इससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन और बनते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पास्ट में आए हैं और क्या आ सकते हैं, है ना। तो भैया किसी किताब से तो मैं नहीं लेता, और आज जिस दिन आपको ये पता चल जाए किसी किताब से ले तो मुझे जरूर बताइएगा कि भाई आपने यहाँ से कॉपी किया है। मैं किसी का कॉपी भी नहीं करता, न किसी किताब से। हाँ, एक जरूर सलाह दूंगा कि सभी बच्चे मैगजीन जरूर पढ़ें। आप कितना भी ऑनलाइन पढ़िए, कोई भी कीजिए, लेकिन मैगजीन एक जरूर पढ़िए, एक अपना जीके जीएस अच्छा करने के लिए, और मतलब करंट चीज की समझ जो है ज्यादा डेवलप करने के लिए। एक मैगजीन जो आपको अच्छा लगता हो, मासिक रूप से जो प्रकाशित होती हो, आपको पढ़ना चाहिए। ये मैं आपको सलाह दूंगा, ये मैं जरूर करता हूं, है ना, हर महीना जरूर पढ़ता हूं। इसके अलावा अगला है, कोशिका के किस भाग में प्रोटीन का संश्लेषण होता है? भाई ये कोई पूछने की बात है? राइबोसोम। राइबोसोम इसलिए तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं, और लाइसोसोम को कोशिका का आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। आज फर्स्ट शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कोशिका की, जीवित कोशिका की खोज जो है, नहीं सर माफ कीजिएगा, थर्ड शिफ्ट में, है ना, कितने ईस्वी में जो है आपका ल्यूबेन हॉक ने किया था। देखिए उस दिन जब उसको पूछा गया था ना, रॉबर्ट हुक की कोशिका का खोज किसने कब किया था, तो वहीं पर मैं इनका भी दे दिया था भाई,
जीवित वाला भी देख लो, आज न कल छपेगा और छप गया, 1674 में किए थे वो, ठीक है। और मैंने टेलीग्राम पे अलग से ये मैसेज भी किया है कि बताया था भाई, आ गया, तो इसी प्रकार से सुनते रहो। इसके अलावा इस जनगणना में भारत के अच्छा, जनगणना से कुछ आया है क्वेश्चन। अच्छा, किस जनगणना में भारत में नकारात्मक ग्रोथ दर्ज की गई थी, है ना। तो भैया ये 1911 से 1921 की जो जनगणना हुई थी, इस बीच में भारत की जो ग्रोथ है ये बढ़ने के जगह पे घट गई थी। जनगणना 2011 में देश की ग्रोथ जो है 17.64% है। जनगणना 2011 में नागालैंड की दशकीय वृद्धि -0.6% है, नकारात्मक रहा है। इसके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार देश में फर्टिलिटी रेट 2.2 रहा है। जनगणना 2011 के अनुसार देश में लिटरेसी रेट 74.04 रहा है। मेल का लिटरेसी रेट 82.14 रहा है। फीमेल का 65.46 रहा है, ठीक है। सेक्स रेशियो जो है लिंगानुपात 943 रहा है ना। ये सब आपको ध्यान रखना है जनगणना से। जनगणना पहली बार 1872 में मेयो के समय, 1881 से लगातार रिपन के समय, है ना। इसके अलावा आज़ादी के बाद प्रथम 1951 में और 2021 में जो हो रहा है ये 16वां जनगणना हो रहा है। सबसे ज़्यादा आयरन और स्टील की फैक्ट्री किस पठारी भाग में है, आपसे पूछा गया है। तो भाई ये जो है ना, ये छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर यूं ही नहीं कहा जाता। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है रॉ मटेरियल की उपस्थिति होने के कारण इसी के आसपास ज़्यादा आपका जो है फैक्ट्रियाँ वगैरह लोहा इस्पात का देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे बोकारो स्टील सिटी है इन्हीं के आसपास, है ना। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है क्योंकि ये खनिजीय दृष्टिकोण से परिपूर्ण पठार है। इस पठारीय क्षेत्र में जो एक नदी पे जलप्रपात है जो काफ़ी फेमस है, ये है आपका स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर हुंडरू जलप्रपात, है ना। इसके अलावा अलीगढ़ आंदोलन से क्वेश्चन आया था। अलीगढ़ आंदोलन का जो नेता रहे थे सर सैयद अहमद खान रहे थे, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपसे जो है जो अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना में जो योगदान है, तो ये भी सैयद अहमद खान साहब का ही है, बहुत बड़े उच्च हस्ती थे। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अनुच्छेद का नाम, उस अनुच्छेद का नाम बताइए जिसमें भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच को जो है भावना विकसित करना। तो भाई मैंने आपको मौलिक कर्तव्य का सभी आर्टिकल पार्ट टू पार्ट दे दिया हो ना, तो एक बार रीड क्यों नहीं कर लेते हैं। देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, है ना, एक सेकेंड, आर्टिकल 51 के ए का एच जरा निहारिए, आपके पास पीडीएफ ये पहले से भी पढ़ी होगी, है ना। तो ये वाला लाइन आपसे क्वेश्चन पूछ दिया है एग्जामिनर कि वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना का विकास करना, ये हमारा आर्टिकल 51 ए के एच में है। आर्टिकल 51 ए के एच में है, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। बाद बाकी मैंने इसके जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ये किसमें क्या रखा गया है, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दिया है ना। तो भाई इसे जो है रीड करने के लिए दिए हैं, घर में रखने के लिए नहीं, थोड़ा पढ़ के जाइए, काम आएगा सभी एग्जाम्स के अंदर। एक क्वेश्चन और पूछा गया है, एक सेकेंड, एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वॉलीबॉल के पहला जो 4 सेट होता है, 4th सेट, है ना, तो इसमें कितने पॉइंट की खेल होती है। तो 25 अंकों के लिए खेल होती है पहले 4th सेट के अंदर, ठीक है। वॉलीबॉल को 1964 में टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया गया था। इसमें 6 प्लेयर होते हैं। मैदान की लंबाई 18 मीटर और चौड़ाई 9 मीटर होता है। वॉलीबॉल नेट की जो ऊंचाई होती है ना, इस प्रकार से लगे रहते हैं नेट, है ना। और कुछ खिलाड़ी इधर 6 गो और 6 गो खिलाड़ी इधर रहता है। हाथ से बॉल को मार ओकरा घर में, फिर ये अकरा घर में ऐसे जो है खेलता रहता है ना। मेरे नीचे भी लगे हैं लोग, खेलते रहते हैं शाम को सोसाइटी में, हम देखते रहते हैं खिड़की से, है ना। हम नहीं खेलते हैं भाई, हमको नहीं आता है। तो ये जो है आपका, इनके जो नेट की ऊंचाई है ये 2.43 मीटर है, ये जमीनी लेवल से। ये 2D है तो आपको समझ में नहीं आएगा, ये 3D में अगर होता तो पता चलता। ये 2.43 मीटर होता है, ये जमीन से इसकी हाइट, इस नेट की जहाँ पे ये लटकता रहता है, ठीक है। तो ये थे वॉलीबॉल से जो क्वेश्चन आए हैं। बेसबॉल में आपका 9 होता है, बास्केटबॉल में 5, फुटबॉल में आपका 11, रग्बी फुटबॉल में 15, हॉकी में 11, क्रिकेट में 11, कबड्डी में 7, नेटबॉल में 7। तो ये कुछ खिलाड़ी हैं जो आपसे आ जाता है क्वेश्चन, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है।
उपधातु। भैया मैंने आपको जो है पीरियोडिक टेबल का गुण तो बता दिया है ना कि आधुनिक पीरियोडिक टेबल में 118 धातु मतलब तत्व हैं, जिसमें 91 मेटल हैं, 20 नॉन मेटल हैं और 7 उपधातु हैं। ये दोनों को जोड़िएगा तो 118 होगा। ये उपधातु कौन है भाई? न तो धातु है, इसको दूसरे लैंग्वेज में समझिए, न तो चालक है, न तो गुड कंडक्टर है और न ही बैड कंडक्टर है ना। चालक भी नहीं है और आपका जो है बैड कंडक्टर भी नहीं है, मतलब अचालक भी नहीं है। वैसे तत्व को जो है उपधातु की संज्ञा दी गई है। ये कौन कौन से होते हैं? तो ये 7 हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसमें आपका बोरॉन आ जाएगा, सिलिकॉन आ जाएगा, जर्मेनियम, आर्सेनिक, पोलेनियम भी आ जाएगा। और पोलेनियम के बारे में ध्यान रखिएगा कि पोलेनियम को जो है सबसे अधिक समस्थानिक है, इनके 27 समस्थानिक है भाई, ठीक है। इसके अलावा एंटीमनी भी आ जाएगा और टेलुरियम भी आ जाएगा। तो ये 7 जो हैं आपके आ जाते हैं किसमें? उपधातु के अंदर। तो क्या दोस्तों, तो ये सेकेंड शिफ्ट की वीडियो थी। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें। हम मिलेंगे कंबाइंड शिफ्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।